बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन खबरों की तरफ जाने से पहले मैं अपने बारे में जो मेरी खबर है वो ज़रूर दूंगा। उसकी रीज़न है कि एक यही फोरम बचा है, मैं अपना कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दूं कि हुआ क्या है। और यूट्यूब पे मैं फुटेज जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, CCTV फुटेज। जिस तरीके से रात गए मेरे घर में इस्लामाबाद में रेड किया गया और कुछ लोग आए और दीवार फलांगी, गेट फलांगा, दरवाज़ा तोड़ा, फिर अगला दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद एक कैमरे का रुख मोड़ दिया गया, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं मालूम। तो बहरहाल क्योंकि ना मैं घर पे था और ना ही मेरी फैमिली, और ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है, मुझे एक 14 महीने से चल रहा है, मुसलसल ज़ेर-ए-ताब हूँ। इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे, और ये इंतकाम का निशाना खालिसतन जो मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर और बतौर सोशल मीडिया पे जो भी अपनी राय का इजहार करता हूँ, असल में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका ही मसला है और कंटेंट का इशू है। और मंदरजात जो हम बयान करते हैं, नैरेटिव जो बयान करते हैं, जो खबरें देते हैं, उन खबरों से मुतालिक मामला चल रहे हैं। 14 महीने से चल रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ जब से रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद से लेके आज तक ये मामला चल रहा है। रात गए कुछ अर्सा पहले भी मेरे और डॉक्टर मोहित पीरजादा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। उसमें हमें 9 मई के मामलात में मुलव्वस करने की गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से और झूठी बेबुनियाद तरीके से कोशिश की गई मुलव्वस करने की। और कल ये हुआ कि रात गए मेरे घर पे भी हुआ जी, कुछ लोग गए और जिस तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और फिर FIR जो दर्ज की गई है वो भी आपको बताता हूँ कि इस FIR में 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पे ये FIR में कहा गया है कि मेरे घर से क्लाशनकोफ बरामद हुई है और क्लाशनकोफ के साथ कुछ बुलेट्स भी बरामद हुई हैं, गोलियां भी बरामद हुई हैं। और ख़ास तौर पे फिर इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ये FIR जो है जी, ये हुई है तकरीबन, हाँ तकरीबन नहीं बल्कि पूरा एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है। ये मुझे मीडिया के ज़रिए ये काफ़ी मौसूल हुई है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो गर्दिश कर रही है उसमें लिखा हुआ है कि ये 20 तारीख को, यानी कि कल की तारीख में ये वाक़या उन्होंने डाला है। 20 तारीख को 11:40 पे तारीख और वक्त वक़ुआ या 11:40 पे, ये गौरतलब बात है, लिखा है जी। और उसमें सिर्फ यहीं पे ही काफ़ी है। फिर उसके अंदर जो मंदरजात हैं उसमें लिखा है जी कि वो कौन कौन गए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 बातें बस, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं होगी, उससे ही सारी मामला जो है वो सामने आ जाएगा कि इशू क्या है। 13, 20, 65 नाजायज़ असला मेरे पे डाला गया है, क्लाशनकोफ, और ये शेख रशीद साहब पे भी डाला गया था और एजाजुल हक साहब पे भी माजी में हो चुका है और बहुत सारे लोगों पे ये काम कर दिया जाता है। इसमें कहा गया कि एक इंस्पेक्टर जो हैं वो गए हैं और फिर एक हेड कांस्टेबल थे मेल, एक फिर दूसरे कांस्टेबल हैं और वो गए हैं और उसमें नाम भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन गया। लेकिन अगली जो बात है, एक लेडीज कांस्टेबल का नाम दिया गया है कि लेडीज कांस्टेबल भी साथ थी और ये उन्होंने कहा जी कि बसिलसिला तफ्तीश वो गए थे और नामजद मुल्ज़म के घर पे, और वहाँ पे जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी सर्च वारंट वो उनके पास थे बकौल उनके, और ASI और ASI, एक ASI दूसरा ASI फिर एक मुलाजम जो था वो, और ये सारा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। 11:40 पे उन्होंने कहा वक्त करीब 11:40 पे रेड किया गया। मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए रिहायशी कमराजात की तलाशी ज़ेर निगरानी खुद अमल में लाई, जो कि रिहायशी बनी हुई अलमारी और फिर वहाँ से एक अदद क्लाशनकोफ और फिर उसके अंदर से जो है कुछ अनलोड की गई गन को, तो उसमें मैगजीन 10 ज़रब जिंदा वो मिली हैं जी। और उसके बाद जिंदा रौंद बरामद हुए और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। फिर जबकि मैगजीन प्लास्टिक बरंग स्याह होना पाई करार पाई जी, ये सारा कुछ करके तो एक तो लेडीज पुलिस इसमें कहा गया है और दूसरा 11:40 पे ये कहा गया है। अब मैं आपको
कुछ मजीद फुटेज दिखा देता हूँ। फुटेज आप खुद ही देख लेना पिछले वीडियो में जाके, उसमें सारी डिटेल है। उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ये सब कुछ कितने बजे हुआ और कैसे हुआ, और उसमें जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनके पास क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। ये 23:50 यानी कि 11:50 पे, ये 11:40 का तो इन्होंने FIR दर्ज कर दी है 11:40 पे, और उसके बाद ये 11:50 पे तो मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं, और उसके बाद पहली दफा, और 11:50, और उसके बाद फिर अगली जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो 11:53 की है, जिसमें 53 पे एक आते हैं ब्लैक वीगो डॉले पे, वो आके इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो फिर 11:53 पे फिर ये एक साहब जो हैं वो अंदर गेट के अंदर आते हैं, और ये 11:53 का वाकया है। और उसके बाद फिर अगला जो है वो आपको नजर आएगा कि फिर ये वापस जो जाते हैं, ये 11:59 पे वापस जा रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर जब ये अगला दरवाजा तोड़ते हैं तो ये पूरे 12 बजे अगला दरवाजा तोड़ते हैं, क्योंकि स्टील वाला लोहे वाला गेट क्रॉस करके अब जब आगे जाते हैं तो ये पूरे 12 बजे का वाकया है। और इस तरीके से, और ये जब वापस कंप्लीट करके जाते हैं तो गेट वापस निकल रहे हैं जब, तो ये है 12:05 का। तो इस तरीके से, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, और इससे टाइमिंग से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस हद तक जेन्युइन है और जिस हद तक नॉन जेन्युइन है। उसकी वजह के FIR पहले दर्ज हो गई, ये इस रिकॉर्ड के मुताबिक 11:40 पे FIR दर्ज हुई, जबकि CCTV फुटेज और ये सारा रिकॉर्ड बता रहा है कि ये तो आए ही मेरे घर पे 11:50 पे मेन गेट पे पहुंचे हैं, 11:53 पे इन्होंने मेन गेट फलांगा, और उसके बाद अगला जो गेट तोड़ा वो 12 बजे दरवाजा तोड़ा, फिर उसके अंदर गए, फिर 12 बज के वापस गए, फिर थाने में भी गए होंगे और वहां पे भी कुछ टाइम लगा होगा, और उस टाइम के बाद फिर जरा थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड भी सेट किया होगा। ये सारा कुछ करके तो फिर अगला काम इन्होंने किया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस हद तक कितना जेन्युइन है। बस मैंने इतना ही अर्ज करना था। बाकी इंशाल्लाह जब भी ये मामला मैं चैलेंज करूंगा बफजल खुदा, क्योंकि मुकम्मल तौर पे एक बेबुनियाद और बेसलेस और झूठा मुकदमा है, और मैं यही कहूँगा कि इतना नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं बाहर बैठा हूँ, 14 महीने हो गए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या मामला चल रहे हैं और इश्यूज क्या हैं, और इन इश्यूज को सॉल्व करने के बजाय ये काम किए जाना, डॉक्टर मुईद पीरजादा के खिलाफ, वजाहत सईद खान के खिलाफ और उसमें शाहीन साहबाई साहब के खिलाफ एक मुकदमात की भरमार है, और मेरे खिलाफ फिर राजा आदिल हैं, फिर हैदर मेहदी हैं, सबके खिलाफ एक मुकदमात की एक भरमार किस्म की जा रही है। तो बहरहाल ये तो है सिचुएशन। तो मैं फिर एक बार फिर यही कहूँगा कि जनाबे वाला थोड़ा सा एहतियात करें, और कम से कम अपने हमवतनों के साथ इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई मसला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, ये पुराने तरीके हैं। शेख रशीद साहब भी इसका शिकार हो चुके हैं, एजाजुल हक साहब भी हो चुके हैं, बहुत सारे सहाफ़ी पहले भी हो चुके हैं। माजी में भी सहाफ़ियों को इसी तरीके से जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, अब भी बनाया जा रहा है। इमरान रियाज साहब पहले ही लापता हैं, और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। बाकी सारे मोस्टली ज़्यादातर जो बोलने वाले हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। हमारी कश्तियाँ डूब रही हैं, 300-300, 400-400 लाशें बरामद हो रही हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, लेकिन इसके बावजूद एक जाबराना तरीके से, एक गैर फितरी तरीके से, गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हुकूमती अमूर को, रियासती अमूर को कंट्रोल करना, और एक ख़ास तरह का अपना नैरेटिव उसको ही लेके आना, ये मसले का हल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मसले का हल नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न है कि हम बहुत अच्छे थे, 12 रिजीम चेंज से पहले हम बहुत अच्छे थे, और रिजीम चेंज से पहले वजाहत सईद खान भी बहुत अच्छा था, इमरान रियाज भी बहुत अच्छा था, शहीद अरशद शरीफ बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अच्छा था। उसके बाद समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, आरिफ हमीद भट्टी, ये सब के सब, और डॉक्टर मुईद पीरजादा, वजाहत सईद खान, ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे थे।
لیکن اس کے بعد پھر چودھری غلام حسین بھی اچھے تھے، ARY بھی بہت اچھا تھا، حماد یوسف بہت اچھے تھے، سلمان اقبال بہت اچھا تھا، یہ سب کے سب لوگ بہت اچھے تھے رجیم چینج سے پہلے. لیکن پھر آنن فانن کیا ہوا کہ رجیم چینج کے بعد یہ سارے کے سارے خدا نخواستہ دشمن قرار پائے، غدار قرار پائے، اور اب اس طرح کے بیس لیس جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. آئی تھنک اس پہ سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو بہرحال یہ اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے مسائل مزید بگڑیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ ریکنسیڈر کیا جائے اور اس میں ساروں کو ساتھ بٹھایا جائے، بٹھا کے بات کی جائے. اور پاکستان کو، اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو پھر پاکستان مضبوط، اس طرح تو پاکستان مضبوط نہیں ہوتا. ایک بالکل ایک میجورٹی جو ہے آپ اس کو کنارے پہ لگا رہی ہیں، اور ایک منورٹی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بغیر ووٹ کے. اور الیکشن 14 مئی کا الیکشن ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا. کوئی یعنی کہ آئین اور قانون ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں اس طرح سے مناسب نہیں ہیں. تو آگے آتے ہیں جی مین خبروں کی طرف. صورتحال یہ ہے خبروں کے معاملات میں. بہرحال دوسرا، سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا جی شکریہ ادا کروں گا، تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے کالز کی، مجھے واٹس ایپ کیے، مجھے DM کیے، جس طریقے سے بھی مجھ تک اپنی ہمدردی، اظہار ہمدردی میرے ساتھ کیا، سولیڈریٹی شو کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بھی معاملات اچھے ہوں، پاکستان کے حالات اچھے ہوں، پاکستان کے حالات بدلیں، اور پاکستان بھی ایک پرامن پرسکون جو ہے وہ گہوارہ بنے، اور بجائے لوگ پاکستان چھوڑنے کے پاکستان میں واپس آئیں اور باہر سے لوگ آئیں، اور ایسا پاکستان ہمیں چاہیے. تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ تعلق رہے گا. تو تمام دوستوں کا، ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ جو یہ سب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرنے کے لیے پیار محبت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے. طاقت سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. 14 مہینے سے تو میں مار کھا رہا ہوں، اور 14 مہینے سے مار کھا رہا ہوں، اور بے وطن تو کر دیا آپ لوگوں نے مجھے. جب آپ بے وطن ہی کر دیا تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ بے وطنی کے بعد سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہے نا کہ بے وطن کر دیا مجھے، اور اپنے وطن سے دور کر دیا مجھے، اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شہید ارشد شریف اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں. عمران ریاض صاحب لاپتہ ہیں. یہ کوئی اچھی باتیں نہیں. آفتاب اقبال صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور باقی لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں. باقی کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ آخر کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز پنہاں ہے، کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے، سوچنے کی باتیں ہیں. تو بہرحال ایک خبر لے لیں کہ چیف جسٹس کے لیے جی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، اور بہت پہلے ہو گیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں اس وقت. انہوں نے 17 سپٹمبر تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. لیکن غیر معمولی طور پہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے 2 مہینے پہلے ہی. یہ جون چل رہا ہے، جولائی اگست، بلکہ 3 مہینے پہلے ہو گیا، سوری، یہ جون چل رہا ہے، جولائی اگست سپٹمبر، اور تقریباً 3 مہینے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، اور صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اصل بات ہے کہ کیا کوئی مسئلہ تھا، کوئی دھڑکا لگا ہوا تھا، کوئی خوف تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، نگراں حکومت آئے گی تو جسٹس قاضی فائز صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا بطور چیف جسٹس، کیونکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں، انہوں نے ہی آنا ہے. تو PDM کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت کو آخر کیا مسئلہ تھا کہ 3 مہینے پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور ان کی جو ان کا بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جو ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انسیکیورٹی فیل کر رہے ہوں گے. ادروائز تو ہفتہ 10 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس سے زیادہ پہلے نہیں ہوتا. 3 مہینے پہلے تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. تو 2-3 اس میں ہیں ایشوز، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا معاملات ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.